Greetings to everyone. Once again, we are back with our statistical probability. लास्ट टॉपिक में हमने बीटा फैक्टर को डिस्कस किया था. दैट वाज बीटा फैक्टर. पैरामीटर इसको नाम दिया था हमने बीटा, और इसका एक रिलेशन फाइंड आउट किया था कि जो बीटा पैरामीटर है वो टेम्परेचर के साथ लिंक होता है और के इज़ योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है, के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के थ्रू फाइंड आउट हो सकती है. तो आज हम इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को ही फाइंड आउट करने वाले हैं. कैसे और कैसे, किसने फाइंड आउट करी और क्या इक्वेशन हमारे पास रही थी. ठीक है, तो आज का आर्टिकल है हमारा एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी. एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी. और इस आर्टिकल को हम इम्पोर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन भी है. एंट्रोपी रिलेशन. ठीक है, तो ये आर्टिकल इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बोल्ट्जमैन के की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं. तो सबसे पहले टर्म एंट्रोपी को देखते हैं क्या होती है. द फिजिकल क्वांटिटी which remain constant for a system when it undergoes any reversible adiabatic change is called entropy. मतलब समझते हैं क्या है ये. हमने लास्ट पेपर के अंदर, यानी कि इससे पहला जो सेमेस्टर था, थर्ड सेमेस्टर में, एंट्रोपी है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से बहुत सारी चीज़ें की थी. उसमें भी ये टर्म आई थी, लेकिन रिकॉल करते हैं थोड़ा. फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, कब कांस्टेंट है? व्हेन इट अंडरगोज एनी रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी. एडियाबैटिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? एडियाबैटिक का मतलब जिसमें हीट कांस्टेंट रहे. हीट अगर कांस्टेंट है, किसी सिस्टम की हीट कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं आने वाले, और मॉलिक्यूल्स का मोशन में नहीं आने का मतलब ही एंट्रोपी का जीरो हो जाना है. ठीक है, यानी कि वो चीज़ कांस्टेंट हो गई है. यानी वो फिजिकल क्वांटिटी किसी सिस्टम के लिए जब हम एडियाबैटिक चेंज उसमें करते हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो वो फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी होती है. ठीक है, इसको जनरलाइज थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास वाटर है, इसको हमने हीट कर दिया. हीट करेंगे तो इसको हीट मिल रही है, एक्सचेंज हो रहा है हीट का. और हीट का जब एक्सचेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन में आते चले जाएंगे, लगातार मोशन होता चला जाएगा इसका. तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है, नॉट एडियाबैटिक है वो. और हीट एक्सचेंज हो गई तो मॉलिक्यूल्स मोशन में आ गए, तो इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रही फिजिकल क्वांटिटी. लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहती है जब हम एडियाबैटिक चेंज करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं एंट्रोपी का. ठीक है, और ये एस से डिनोट होती है, डिनोटेड बाय एस.
ठीक है। अब जो हमारा एस है वो एंट्रोपी को कोरिलेट कर गया। अब एक वर्ड आता है थर्मोडायनेमिकल थ्योरी। अब हमने जो पढ़ रहे हैं उसको लिंक करना है थर्मोडायनेमिकल थ्योरी को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू thermodynamical theory, the equilibrium state of a system is reached, या रीच की बजाय आप इसको यूं कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्टेट ऑफ एंट्रोपी, इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो सिस्टम हैं हमारे पास, इसमें भी पार्टिकल्स हैं, इसमें भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो दोनों आपस में मिला दिए जाते हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे और रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहे हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, उस टाइम एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कि जो थर्मोडायनेमिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि कभी भी एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ये वर्डिंग जो मैंने अभी बोली है ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। एंट्रोपी होती क्या है ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जब एडियाबैटिक चेंज हीट कांस्टेंट रहे तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन थर्मोडायनेमिकल थ्योरी क्या कह रही है कि एंट्रोपी मैक्सिमम कब होगी, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम को ले जा रहे हैं। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वर्ड यहाँ पर यूज हो गया। तो मैक्सिमम एंट्रोपी तब होगी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है। ठीक है। ये ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम स्टेट को। और जब हम मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वर्ड भी यूज होने वाला है। तो अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वर्ड भी देख लेते हैं क्या चीज है। व्हेन एनी आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन देयर इज नेट इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के साथ इसको लिंक करेंगे। इफ द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, then the change in the system will continue to take place until the state of maximum entropy reach. The state of maximum entropy reach. ठीक है। मैक्सिमम एंट्रोपी रीच क्या मतलब हुआ इसका भी। यहां हमने थर्मोडायनेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा कि मैक्सिमम एंट्रोपी कब होगी, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं गया है तो उसकी एंट्रोपी भी मैक्सिमम नहीं होगी, और जैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो वो मैक्सिमम एंट्रोपी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है। यानी इस पूरी स्टोरी का मतलब सारा कुछ यही है कि एंट्रोपी को मैक्सिमम बनाने के लिए
स्टेट को इक्विलिब्रियम में जाना जरूरी है। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब एक तरीके से डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा, और वो तब हो सकती है जब दो आपस में वॉल्यूम्स मिल जाएं। यानी कहने का मतलब ये, इस तरीके से मान लिया एक क्लासरूम यहाँ पर है, दूसरा क्लासरूम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ सेक्शन ए के बच्चे हैं, यहाँ सेक्शन सी के बच्चे हैं, दोनों अलग अलग सेक्शंस के बच्चे 1 और 2 रूम्स में हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक गेट लगा दिया दोनों के बीच में। अब ये इसमें आ सकते हैं, ये इसमें आ सकते हैं, और ये सारा एक ही सिस्टम बन गया। और जब सारा एक ही सिस्टम बन गया तो ए सिस्टम के जो स्टूडेंट थे, सी सिस्टम के जो स्टूडेंट थे, अब दोनों मिक्स हो गए। और जब दोनों मिक्स हो गए तो उस टाइम रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम हो गई। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आया, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ मिक्सअप हो गए तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। और जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आया, रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा हो गया, देन द एंट्रोपी रीच टू मैक्सिमम। ठीक है, तो एंट्रोपी हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब हम थर्मोडायनेमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को भी देख लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, जो अभी हम W से डिनोट कर रहे थे पिछले आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, विद थर्मोडायनेमिकल बिहेवियर, द थर्मोडायनेमिकल probability W with thermodynamical behavior of a system of an isolated system is the macro state of maximum thermodynamic probability। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होगी किसी भी सिस्टम के लिए, जब उसकी मैक्रो स्टेट मैक्सिमम हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों ही चीजें, एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम कब होती हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। ठीक है, thus in equilibrium state of system, both entropy and thermodynamical probability must have maximum values। ठीक है, यानी कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगा तो उस टाइम एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। इस पूरी स्टोरी का सारा मतलब ये है, कंक्लूजन है ये, कि एंट्रोपी मैक्सिमम कब, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मैक्सिमम मैक्रो स्टेट को करेगी और उस टाइम वो मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये, एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में लिंक हैं। और ये जब लिंक हैं तो लिंक कैसे हैं, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से लिंक है। और बोल्ट्जमैन ने इसको सबसे पहले 1896 में बताया था कि ये दोनों आपस में लिंक हैं। इस
इसीलिए हम इसको बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन दे रहे हैं। बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी आपस में लिंक कर दिए। क्यों लिंक कर दिए? क्योंकि ये मैक्सिमम तभी होते हैं जब सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लिंक करें इसमें। ही गिव्स ए रिलेशन फ्रॉम बोल्ट्जमैन कंक्लूजन conclude and gives a relation, give a function entropy S is a function of thermodynamical probability F W। ठीक है, तो उसने क्या करा, W को और S को आपस में लिंक कर दिया। उसने कह दिया एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि सिस्टम एंट्रोपी S इस W का फंक्शन किस तरीके से है, मतलब हम नेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसका फंक्शन तो कह दिया इसने, इसका है कि एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W का फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कैसे है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो सिस्टम ले लेते हैं, एक सिस्टम A और दूसरा सिस्टम B। लेट अस कंसीडर टू सिस्टम A एंड B। इसकी एंट्रोपी है S1, दूसरे की एंट्रोपी कितनी है, S2 रिस्पेक्टिवली है। और एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ये हम पहले प्रोबेबिलिटी को शुरू में डिस्कस करा था, तब वर्ड यूज हुआ था। एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, और एंट्रोपी जब एक्सटेंसिव क्वांटिटी है तो एंट्रोपी S ऑफ टू सिस्टम टुगेदर इज गिवन बाय। अब हमने क्या करा, A और B को अलग अलग ना करके एक सिस्टम बना दिया, लिंक कर दिया दोनों को, और लिंक कर दिया तो एंट्रोपी एक्सटेंसिव क्वांटिटी होने की वजह से पूरे सिस्टम A और B की S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब एडिशन है एक तरीके से, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यही सिस्टम देख लेते हैं, सिस्टम A और सिस्टम B। अब की बार हमने एंट्रोपी की बजाय थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इसकी W1, इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W2, और दोनों को आपस में जोड़ दिया और एक सिस्टम बन गया। जब सिस्टम एक बनता है तो ये जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है यहाँ, ये एक्सटेंसिव नहीं होती। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज thermodynamical probability is composite, or we can say product of the two functions। ठीक है, तो individually we can write this value as, या इसके लिए आप यूज करें thermodynamical probability is composite event। और जब ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, कंपोजिट इवेंट है, देन इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यानी कि पूरा सिस्टम अब मिला दिया है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू W1 इंटू W2। ये एक्सटेंसिव थी इसलिए ऐड हो गए। ये कंपोजिट है, कंपोजिट वर्ड यहाँ हमने देखो कल यूज किया था, ये कंपोजिट का मतलब प्रोडक्ट था यहाँ। इसीलिए जब दो सिस्टम को आपस में मिलाते हैं तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कंपोजिट इवेंट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है। और जब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास, तो हम
एक इसको तो नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। thus we have s is a function of w। s अगर फंक्शन है w का तो इक्वेशन नंबर 2 से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s दिस इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू है हमारे पास, और एफ डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोडक्ट हो गया W1 इंटू में W2, और जब ये W1 इंटू W2 का प्रोडक्ट हो गया तो अगर हम सिर्फ S1 की लिखेंगे तो FW1 हो जाएगा, और S2 की लिखेंगे देन FW2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, एक्सटेंसिव ऐड कर दी दोनों का सिस्टम की, कंपोजिट इवेंट है तो प्रोडक्ट कर दिया, और प्रोडक्ट है तो W की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी फंक्शन के अकॉर्डिंग W1 इंटू W2। अगर सिंगल की लिखेंगे तो FW1 और इसकी FW2। अब ये सारी वैल्यू यानी कि S की, S1 की और S2 की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फ्रॉम 3, 4 एंड 5 S की जगह क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर FW1 W2। S1 की जगह क्या आ गया FW1 और प्लस FW2 वैल्यू आ गई हमारे पास। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, और ये हमें इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं 6। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6। ठीक है, और वो भी कैसे करना है, partially differentiating with respect to W1 keeping W2 constant। W2 को कांस्टेंट मान लेना है और किसके रिस्पेक्ट में कर देना है, W1 के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ FW1 W2 दिस इज इक्वल टू FW1 प्लस FW2, ये इक्वेशन है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू W1 के रिस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F डैश W1 W2 दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, और ये हो गया F डैश W1, इक्वेशन नंबर 7। ऐसे ही इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, ये 6 थी हमारी पीछे से, विद रिस्पेक्ट टू W2, और कांस्टेंट मानना है किसको, W1 को। अब की बार तो ये आ जाएगा W1 F डैश W1 W2। अब की बार ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी F डैश W2। इक्वेशन नंबर 8 हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 7/8, जैसे ही इनको डिवाइड करेंगे तो W2 अपॉन W1 F डैश W1 W2 F डैश W1 W2 कैंसिल हो गया, F1 और F डैश तक, और यहाँ पर हमें क्या मिला, F डैश W1 डिवाइडेड बाय F डैश W2। ठीक है, तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी अभी हमें क्या मिला है, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू F डैश W1 F डैश W2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, W1 F डैश W1 के साथ, दिस इज इक्वल टू W2 F डैश W2।
अगर हमारे पास सिस्टम 2 की बजाय बहुत सारे होते तो जनरली इक्वल टू यहाँ आ जाता W3 F डैश W3 एंड सो ऑन, यही चलता रहता। ठीक है, और इस सारे को हम इक्वल टू मान लेते हैं K के। लेट अस से ऑल दीज आर इक्वल टू K, सम कांस्टेंट, कोई भी हमने कांस्टेंट वैल्यू इसको कंसीडर कर लिया है। और जब हमने इसको कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर लिया है तो इसका मतलब ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, K, क्योंकि ऑल द इक्वेशंस आर इक्वल, ऑल द टर्म्स आर इक्वल। और जब ये टर्म इक्वल है तो एक बार इसको इक्वल करके देखते हैं। तो F डैश W1 दिस इज इक्वल टू K बाई W1 आ गए यहाँ हमारे पास। ऐसे ही F डैश W2 किसके बराबर आ जाएगा, K अपॉन में W2 के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन, यही टर्म मिलती रहेगी। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबोव, जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे F डैश है, इंटीग्रेशन हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा FW1। दिस इज इक्वल टू K कांस्टेंट है और 1 अपॉन W1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ W1 प्लस C1। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, F डैश चेंज हो गया F में W2, दिस इज इक्वल टू K 1 अपॉन W2 का log W2 प्लस कांस्टेंट C2। और इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट दिस वैल्यू एज FW दिस इज इक्वल टू K log W प्लस C। और FW किसके बराबर है हमारा, S के बराबर, क्योंकि फंक्शन है ये इसका। इक्वेशन सबसे पहले शुरुआत में हमने लिखा था, ये देखो S इज ए फंक्शन ऑफ W, तो हमने FW की जगह क्या लिख दिया, S, एंड दिस इज इक्वल टू K log W प्लस में C। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव टू बी फाइंड। C यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, and it is also known as, this is third law of accordance with third law of thermodynamic, third law of thermodynamic। ठीक है, इसको known as also called नर्न्स्ट इक्वेशन, यह आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के अंदर, नर्न्स्ट हीट इक्वेशन। और हमने फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी नर्न्स्ट हीट इक्वेशन पढ़ी हुई है। S इज इक्वल टू K log W प्लस में C है। ठीक है, अब हमने इस K को फाइंड आउट करना है यहाँ, क्योंकि अभी आर्टिकल हमारा K तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर नर्न्स्ट हीट इक्वेशन आ जाए या बोल्ट्जमैन रिलेशन आ जाए, रिलेशन, तो आप यहाँ तक इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 9 हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम K को भी फाइंड आउट करें।